चारों तरफ हो रही जग हंसाई, फिर भी सरकार को अकल न आई। दुर्गा की शक्ति छीन खुद की पीठ थपथपाई, डीएम की दलील भी काम न आई, अड़ गए अखिलेश। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। दुर्गा शक्ति नागपाल को एक दीवार गिराने के नाम पर सस्पेंड कर दिया गया। उस गिरी हुई दीवार का नाम मस्जिद दिया गया। दुर्गा ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन किया था जिसमें कहा गया था कि कोई भी धार्मिक निर्माण सरकारी जमीन पर नहीं हो सकता। खैर, एक दीवार मस्जिद नहीं हो सकती। फिर डीएम साहब की रिपोर्ट आ गई जिसमें कहा गया कि दीवार दुर्गा ने नहीं, गांव वालों ने गिराई थी। लेकिन इस दीवार के उस पार से दुर्गा को हटाने का दिमाग खनन माफियाओं का था, जिनके लिए दुर्गा खौफ का दूसरा नाम बन चुकी थी। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने ऐसा चश्मा पहना है जिसमें सांप्रदायिक भावनाओं से आगे कुछ नजर नहीं आता, और सांप्रदायिक भावनाओं तक वोटों की लहलहाती फसल नजर आती है, जिसको माननीय मुलायम सिंह जी की जो पार्टी है वो एक झटके में काट के अपने घर ले जाना चाहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अखिलेश मजहब के नाम पर वोटों का माल गठियाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं? ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। हम आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। हमारे साथ बाबा हरदेव सिंह साहब हैं, आप पूर्व नौकरशाह हैं। महेंद्र सिंह जी हैं, आप बीजेपी के विधायक हैं, नेता हैं। और हमारे साथ अविनाश दीक्षित साहब हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आप सभी से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक एक करके बात करेंगे। तो अखिलेश यादव के दमखम के साथ मीडिया के सामने आने पर यह लगा कि दुर्गा को शक्ति मिलेगी, लेकिन ये क्या साहब, वो तो पिछले कई दिनों वाली जो मसल है, जो रटी रटाई बीन है, वो बीन बजाते हुए वापस चले गए। नुमाइंदों की जो बोली है, जो लगातार सरकार की तरफ से बोली जा रही थी, आज अखिलेश जी ने भी वही बोला। सरकार की कार्रवाई को सही करार दिया, डीएम की रिपोर्ट को नाकाफी बताया, और ये कहा कि जो कार्रवाई हुई है ना, ये LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जो प्रदेश सरकार का खुफिया विभाग है, उसकी रिपोर्ट पर हुई। यानी डीएम की रिपोर्ट मायने नहीं रखती, एसडीएम के ऊपर तलवार चल गई। और उस किस रिपोर्ट पर कार्रवाई की? ये की गई LIU की रिपोर्ट पर। लबोलवाब ये रहा कि दुर्गा के निलंबन पर मुख्यमंत्री ने सबके सामने मुहर लगा दी और अपना अड़ियल रुख सबके सामने जग जाहिर कर दिया। कि कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इतनी जिम्मेदारी सरकार की है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं। उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा, और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। कि जिला जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ साथ और भी रिपोर्टें हैं, LIU की भी रिपोर्टें हैं, और भी जानकारियां हैं, वो भी जानकारी करनी चाहिए। अब अधिकारी और दल तो वो तो सत्ता में जो आ जाएगा, सरकार जिसको चलानी है उसके खिलाफ तो आरोप और तमाम तरह की साजिशें होंगी। जी, तो अखिलेश जी का ये अड़ियल रवैया है। पिछले 16-17 महीने की सरकार में पहली दफे इस मुद्दे पर अखिलेश जी का ये अड़ियल रवैया नजर आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न ऐसे मुद्दे को बनाया गया जिसमें घोर लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने की जो मंशा है वो एक युवा IAS अफसर में दिखी, और आपने उसका गला घोंट दिया, उसकी इस मुहिम को कुंद कर दिया। पूरा विपक्ष एक सुर में IAS अफसर SDM दुर्गा के निलंबन की निंदा कर रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लगातार दुर्गा के निलंबन की निंदा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कुछ गलत लगता नहीं। दिन भर पूरे देश से इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। काल निलंबन वापस होना चाहिए,
जो इसमें इस तरह के माफिया हैं, जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब कार्रवाई चाहिए, एक्शन चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय किसी आईएएस को सस्पेंड करने का, और जांच हो तो पता लगा कि वो आधार ही नहीं था। और सीधे सीधे अगर किसी अधिकारी को निलंबित किया है सरकार ने, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से कोई दबाव तो था। जो लोग अफसर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अफसरों को आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। और सही काम करने में अगर उनको सस्पेंड कर दिया गया है तो आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है और उनको न्याय मिलेगा। माफियाओं का दबाव शासन पर काफी था और उस दबाव का ये परिणाम था कि दुर्गा शक्ति नागपाल को इस सरकार ने निलंबित कर दिया। जी, तो अखिलेश जी अड़े, लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि अखिलेश यादव जी ऐसे मुद्दे पर अड़ते जिस मुद्दे पर उनके अड़ने की जरूरत थी। चुनावों के ऐन पहले अखिलेश जी ने डीपी यादव को पार्टी में शामिल न होने देने के लिए वो अड़ गए। स्वागत हुआ उसका, नौजवानों ने वोट दिया, मैं भी शामिल था उसमें। लेकिन आपको जहां अड़ना चाहिए अखिलेश जी, वहां आप अड़ते नहीं। चाचाओं का जो चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए आपको अड़ना चाहिए, आप नहीं अड़ते। आप जो आपकी पार्टी में सांसद हैं, मंत्री हैं, दागी विधायक हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको अड़ना चाहिए, आप नहीं अड़ते। आपके इर्द गिर्द उन ब्यूरोक्रेट्स का एक दायरा बना है जिनके ऊपर गंभीर संगीन आरोप लगे, आप नहीं अड़ते। यूपीपीएससी में सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आरक्षण की ऐसी विवादास्पद पॉलिसी लागू कर दी गई, अखिलेश जी तब भी आप नहीं अड़े। आप इस मुद्दे पर क्यों अड़ गए? इस मुद्दे को आपने प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना लिया माननीय अखिलेश जी, ये समझना पड़ेगा। और आज सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को हमने आमंत्रित किया कि आप आइए और बात कीजिए, आप उस पर भी नहीं तैयार। आपको अखिलेश जी इस पर भी अड़ना चाहिए कि मीडिया में स्वस्थ परंपरा बहस की होती है और मीडिया के माध्यम से पार्टी का जो रुख है, जो पक्ष है, वो करोड़ों लोगों के सामने जाना चाहिए। अखिलेश जी आपको इसमें भी अड़ना चाहिए, आप इसमें भी नहीं अड़े और आप दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन पर अड़ गए। बाबा हरदेव सिंह साहब, ये अड़ियल रवैया कितना कारगर साबित होगा, ये समझना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निलंबन की एक प्रक्रिया होती है और प्रारंभिक जांच और उस पर गंभीर चिंतन करने के बाद यदि आरोप इतने गंभीर पाए जाते हैं जिनके सिद्ध होने पर किसी की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं, तब निलंबन करने की कार्रवाई होती है। और प्रश्नगत मामले में ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये प्रक्रियाएं अपनाई नहीं गईं। और जहां तक दीवार गिराने की बात है, एसडीएम अपने तहसील का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। शांति व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था से लेकर और सांप्रदायिक तनाव के लिए वही जिम्मेदार होता है। हाँ। तो अगर मौके पर एसडीएम पहुंची है और उसने देखा और अवैध निर्माण था किसी भी तरह का, तो उसे अगर गिरवा भी दिया, बताते हैं गिरवा उसने नहीं गिराया, गांव वालों ने गिराया, लेकिन अगर गिरवा भी देता तो ये अवैधानिकता नहीं थी। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बाबा हरदेव सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी निर्माण, वो धार्मिक हो या वो दूसरी तरीके का निर्माण हो, अगर वो अतिक्रमण की सीमा में आता है तो उसको हटाना चाहिए, उसको आप विस्थापित कीजिए। बताना चाहूंगा कि शासन के 10 साल पहले आदेश हैं कि बिना सरकार की, बिना शासन की मंजूरी के कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं हो सकता जी। अपनी जमीन पर भी निर्माण कराने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी जी। और अगर सरकारी जमीन है, वहां कोई निर्माण हो रहा है तो वो अवैधानिक है और अतिक्रमण हटाए जाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, प्रक्रिया नहीं, कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। मौके पर नाप करा दी जाती है, अवैध है तो गिरवा दिया जाता है। हाँ। तो अगर उस अधिकारी ने मौके पर गिरवाया भी, बताया जाता है कि उसने गिरवाया नहीं, गांव वालों से कहा कि देखो भाई ये गलत है, इसको तुम लोग गिरा दो तो अच्छी बात है, गांव वालों ने गिरा दिया। और ऐसी दशा में संभावनाओं पर कार्रवाई नहीं होती कि सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था, ऐसी संभावना थी।
संभावनाओं मिसकंडक्ट पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, संभावनाओं पर कार्रवाई नहीं होती है। हाँ। क्या मिसकंडक्ट उसने किया, कौन सी गड़बड़ी की, कौन सा अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर काम किया, इन चीजों का परीक्षण करके सस्पेंशन जैसी कार्रवाई को की जाती है। हाँ। और जो सरकार की स्थापित नीति है कि किसी स्थान पर कोई धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बिना शासन की अनुमति के नहीं बनेगा। बिना अनुमति के अगर बन रहा है और उसने रुकवाने का प्रयास किया तो वो गलत कार्य उसका नहीं था। जी महेंद्र सिंह जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या अखिलेश यादव की सरकार में जो अच्छा काम करे, जो जन सरोकार के काम करे, जो अधिकारी, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें और उसके बाद राम गोपाल जी से लेकर खुद अखिलेश जी तक, मुलायम सिंह जी भी हो, आजम खान भी हो, शिवपाल भी हो, मोहन सिंह भी हो, नरेश अग्रवाल हो, एक पूरी लंबी सीरीज जो ये कहे कि अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी काम नहीं करते। अरे अधिकारी काम करे तो आफत, अधिकारी काम न करे तो नकारा। तो अधिकारी बेचारे क्या करें भाई? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और शासन के बीच में जो अविश्वास पैदा हुआ है, दोनों के बीच में इस तरीके का विश्वास कभी देखा नहीं गया। हाँ। अखिलेश पूरी तरीके से हताश और निराश हैं। पूरी सरकार जो चोंचलेबाजी कर रही है, हाँ। उत्तर प्रदेश और देश की जनता इसको देख रही है। हाँ। एक आईएएस को आप निलंबित करते हैं बिना किसी आधार के और झूठ पर झूठ बोलते हैं। आप डीएम की रिपोर्ट मानते नहीं, आपके पास कोई खाका नहीं है। 2005 में समाजवादी पार्टी सरकार ने ही आदेश पारित किया था और उस समय यह व्यवस्था लागू की गई थी कि किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बन सकता, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी धार्मिक स्थल बनाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये 2005 का आदेश है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है। सारे आदेशों के बावजूद वहां पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल अखिलेश की आज हो गई है। कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हैं, सारे काम ठप हो गए। जितने योग्यता, क्षमता, दक्षता और कुशलता वाले अधिकारी थे वो सब किनारे हो गए। जातिवाद के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। हाँ। लोक सेवा आयोग में नंगा नाच हो रहा है। हाँ। और यहां पर अखिलेश झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और एक शक्तिशाली अधिकारी जब काम करने के लिए मैदान में आती है तो उसका निलंबन कर दिया जाता है। ठीक है, अविनाश दीक्षित जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जो पूरा का पूरा मामला है एक मजहब विशेष से जुड़ा होने की वजह से अखिलेश यादव जी ने ऐसा कदम उठाया है? क्योंकि मुझे याद है बांदा से लेकर बहराइच तक और गाजीपुर से गाजियाबाद तक इस पूरे उत्तर प्रदेश में कई दफे अतिक्रमण हटाने की अलग अलग योजनाओं के तहत कई सारे मंदिर, कई सारी शंकर जी की तथाकथित पिंडियां, कई सारे हनुमान जी के अवतार, उनको हटाया गया। क्या यहां पर एक मजहब विशेष का मामला है और उस मजहब विशेष को मुलायम सिंह जी की पार्टी अपना परंपरागत वोट बैंक मानती है, इसलिए कार्रवाई की गई? क्या ये मैसेज देने की कार्रवाई है? क्या ये ठीक वैसा ही है क्या जैसे संदिग्ध आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने की एक चौंचला किया था सरकार ने? अतुल जी, इस विषय में मुलायम सिंह जी क्या सोचते हैं? एक वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक समझते हैं कि नहीं समझते? उससे वर्ग विशेष उनका किस तरह से उस पर अपना रिएक्शन देता है? ये सब बातें तो आपको कोई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। मैं इसमें दो बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो बोलिए भैया, बोलिए प्लीज। जो है वो सस्पेंड कर दिया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हेलो, बोलिए। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं आपको दीक्षित जी, प्लीज आप बोलना जारी रखिए। उनको आपने निलंबित कर दिया। सवाल यह है कि जिसने निलंबन के आदेश पे हस्ताक्षर किए वो कौन है? मुख्य सचिव आईएएस अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज आईएएस अधिकारी हैं, कमिश्नर जो इस मेरठ आईएएस अधिकारी हैं। तो ये जो नाटक आईएएस अधिकारी कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलकर, ये जो कुछ अधिकारी जिनका कि शासन के राजनीतिक तंत्र के साथ में इस तरह का मेलजोल हो गया है कि उन्होंने प्रशासन को पीछे कर दिया है और व्यक्तिगत स्वार्थों को और अपनी खुद की निज जो उनके स्वार्थ हैं उनको आगे कर दिया है। एक तो ये इसमें बहुत बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 20 साल से ये लगातार देखते आ रहे हैं कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया है। जो पॉलिटिकल पार्टी वहां पर शासन में आती है, वो चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, उनको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए, कमिटेड पब्लिक के लिए नहीं।
उनके अपने लिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो उनके एजेंडा को उनके उसमें सहयोग कर सके, उनकी मदद कर सके। और मैंने ये बात मैं नहीं, पूरा देश जानता है कि जब एक पार्टी आती है तो एक वर्ग जो है ब्यूरोक्रेट का हावी हो जाता है, जब वो चले जाते हैं तो वो हाशिए पे कर दिया जाता है, दूसरा वर्ग हावी हो जाता है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जात पात भी है, इसमें और चीजें भी हैं, दूसरे स्वार्थ जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़े हुए हैं। एक तो ये बड़ा सवाल है जिसको कि कोई नहीं देख रहा। एक दुर्गा नागपाल जी के सस्पेंशन ने एक बड़ा सवाल उठाया जिसकी तरफ किसी का इशारा नहीं। दूसरी बात क्या है कि खनन को लेकर इनका सस्पेंशन हुआ, सब जानते हैं, गोरखपुर से लेकर नोएडा तक जिस तरह का माफिया राज चल रहा है खनन को लेकर, और ये किसी पार्टी विशेष के राज में नहीं चल रहा, ये पिछले 20 साल से चला आ रहा है। और इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसके साथ राजनीतिक धनबल जुड़ा हुआ है, इसके साथ में राजनीतिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ में जो पार्टी विशेष सत्ता में रहती है उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इसीलिए राम गोपाल जी दिल्ली में कहते हैं कि गलत हो गया है ये तो, और शिवपाल जी कहते हैं कि शासन हम चला रहे हैं, हम शासन तंत्र है, हमारी सुनी जाएगी। तो ये जो विरोधाभास विद इन पार्टी है वो इसीलिए है क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये गलत हुआ है। बाबा हरदेव सिंह साहब, जब ब्यूरोक्रेट्स कमिटेड होने के चक्कर में नेताओं के जूठे कप प्लेट भी उठा लेते हैं, तब ये स्थिति पैदा होती है कि आप जैसे ईमानदार अधिकारियों का भी पुरसहाल नहीं होता। दुर्गा शक्ति नागपाल जैसी ईमानदार महिला अधिकारियों का भी जो है कोई पुरसहाल नहीं है, क्योंकि जो खद्दरधारी हैं उनको तो ये लगता है कि साहब जब पहले वाला आईएएस अफसर मेरे पैर छूता था और कप उठाता था तो अगला क्यों नहीं कर रहा ऐसा। तो ये जो कमिटमेंट है, एक अघोषित नियम बना लिया है आप लोगों ने, ये उसकी भी बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये बात सही है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि किसी पार्टी विशेष से कमिटेड हो या किसी नेता विशेष से। अरे भाई, राम आश्रय कुशवाहा दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं, महासचिव हैं सपा के, उन्होंने समाचार प्लस के ऑन कैमरा ये बात कही हरदेव सिंह साहब कि जब तक समाजवादी विचारधारा के अधिकारी नहीं आएंगे तब तक विकास नहीं होगा। अब बताइए, अब मुझे बताए कि कौन आईएएस अफसर समाजवादी है और कौन बसपाई और कौन भाजपाई, कौन कांग्रेसी। समस्या यही पैदा हुई जहां पार्टी के आधार पर, जात के आधार पर ब्यूरोक्रेसी को बांटने का प्रयास किया गया। और ये खेल मेरे ख्याल से 2 दशकों से और पहले से भी चल रहा है। जिस तरह की सरकार आती है तो ना इसमें अधिकारी भी बराबर के दोषी है ना। अधिकारी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों बने हुए हैं पॉलिटिशियंस के हाथों में। मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं कि अधिकारी में, अगर ऊपर बैठे हुए अधिकारियों में अगर हिम्मत होती तो अगर मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि इसको निलंबित करना है तो इनको कहना चाहिए था कि रिपोर्ट, फैक्चुअल रिपोर्ट आ जाने दीजिए साहब, सामने रख देंगे, चिंतन करिए, जल्दीबाजी में कोई काम करने की जरूरत नहीं। और एक सीनियर आईएएस अफसर, एक डीएम की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है, एलआईयू की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री को भरोसा है। ये गजब मजाक हो रहा है क्या प्रदेश में अमिताभ अग्निहोत्री जी? एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर कहीं हो सकता है कि निर्णय गलत हो तो उदार नेतृत्व का ये दायित्व बनता है कि उस गलत आदेश को समाप्त करे, न तो कि जिद करके बैठा रहे। अमिताभ जी, जिस दिन ये घटना, बोलिए प्लीज। हरदेव जी, मैं तो ये कहा करता हूं कि इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, अब अपने बल पर नहीं खड़ा होता। हम लोगों ने जब संगठन में थे, पीसीएस एसोसिएशन, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस और पीपीएस एसोसिएशन इकट्ठा होकर 2006 में तय किया था कि सुशासन की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। और उस समय आईएएस एसोसिएशन के सचिव से संजय भूस रेड्डी, उन्होंने मुझसे कहा था कि झंडा आपको उठाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तैयार हूं झंडा उठाने के लिए, लेकिन अपने संवर्ग के अधिकारियों से बात कर लीजिए। और संवर्ग के अधिकारियों से जब उन्होंने बात किया तो सबने उनको डपट दिया कि कहां बेकार के काम में जुट गए हो। नोट छापने दीजिए, नोट छापने दीजिए, मलाई खाने दीजिए, कहां बेकार के काम में झंडा उठाने चल रहे हैं। ये जो रीढ़ की हड्डी, तो मैं ये कहने लगा कि रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है ब्यूरोक्रेसी की। और अगर ईमानदार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जब आएगा, एक अदद ईमानदार मुख्यमंत्री बैठ जाएगा, कैबिनेट में ईमानदार लोग बैठ जाएंगे, तो ब्यूरोक्रेसी फिर से 6 महीने के अंदर उसी तरह सक्रिय ईमानदार बन जाएगी। ठीक है अमिताभ अग्निहोत्री जी, बड़ा सवाल है कि जब हम कहते खद्दरधारी तो बदमाश हैं ही, चलिए मान लिया,
अधिकारी क्यों समझौता करते हैं, समर्पण करते हैं भाई? हरदेव जी जो तर्क दे रहे हैं उस तर्क पर बहुत लंबी लंबी बात हम लोग कह चुके हैं इसी मंच पर। एक बार हरदेव सिंह जी इसी ढंग की बहस में मेरे साथ थे, तब भी मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे और अंत में इस बात पर सहमति बनी थी कि हाँ, नौकरशाहों ने बहुत नाक कटाई है। इस बात पर सहमति बनी थी, उस दिन हरदेव सिंह जी भी सहमत थे। आज मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। एक तो अविनाश दीक्षित जी ने अच्छी बात कही, दस्तखत किसने किए? अधिकारियों ने। आपके अंदर इतना साहस नहीं कि आप बोल पाए, किस लिए पद पर है? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करिए, ठीक बात है। उबले हुए अंडे बेचिए, गली में समोसे बेचिए, जरूरी है कलेक्टर रहे, कप्तान रहे। दूसरी बात, 12:30 बजे रात में दुर्गा नागपाल ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक प्रिंट आउट सौंपा जिसमें स्थिति का वर्णन किया कि आज क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आपसे एक रिपोर्ट चाहिए मुझको। एक पार्टी हो रही थी जिसमें डीएम भी था, दुर्गा नागपाल भी थी, एक अधिकारी के बच्चे का जन्मदिन था। तो ये बाहर गई घर और वहां से एक रिपोर्ट 12:30 बजे इन्होंने कलेक्टर के हाथ में रिपोर्ट सौंपी और 1:20 पर मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थापित एक बेहद ताकतवर महिला अधिकारी ने डीएम को हुक्म दिया 1:20 पर रात में कि इनको बताओ कि इनको निलंबित कर दिया गया। ऐसे निलंबन होता है? कोई लिखा पढ़ी कोई कागज पत्तर होगा कि नहीं होगा? राजतंत्र चला रहा है ये कोई राजतंत्र है। और एक बात कहूं, हरदेव जी ने 2006 की बात कर दी। 2006, अगर मैं तारीख सही याद कर रहा हूं, 23 मार्च 2006 का दिन था। सहारनपुर में एक नौजवान लड़की कलेक्टर थी, निवेदिता शुक्ला। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी और खनन मंत्री थे शिवपाल जी। 1 महीने तक उस समय के खनन मंत्री और निवेदिता शुक्ला में टसल चली। उन्होंने कहा कि जिन जिन को ठेके मैंने कहा है उनको दे दो। उसने कहा ये लोग नियम पूरे नहीं करते, इनको नहीं दूंगी। 23 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको सस्पेंड कर दिया। और फिर क्या किया पता है बाबा हरदेव सिंह जी? 1 महीने तक वहां कलेक्टर अपॉइंट नहीं किया सरकार ने। सीडीओ थे एक चौहान साहब, उनको ऑफिशिएटिंग डीएम बना दिया और उनसे सारे ठेके दिलवा दिए। उसके बाद डीएम दिया। जिस दिन ठेके पूरे बट गए उस दिन नया डीएम तैनात कर दिया। निवेदिता के पति थे राजीव रंजन वर्मा, डीआईजी थे। केवल निवेदिता को निलंबित नहीं किया, डीआईजी को भी हटा दिया सरकार ने। बदले की कार्रवाई की स्थिति ये थी। मतलब पत्नी को भी हटाया और पति को भी दंडित किया, ये स्थिति थी। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि हम तो खनन के बहुत सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने आज बोला कि खनन के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं और कभी सरकार अवैध खनन के मामलों में बहुत सख्ती से पेश आती है। मैं कैसे मान लेता हूं भाई, जीती मक्खी तो नहीं पी सकता ना, वो तो फड़फड़ाएगी। जिनको खनन मंत्री बनाया है इस सरकार ने, उनका बायोडेटा पता है क्या? गायत्री प्रजापति पर अवैध खनन के कुछ केसेस भी दर्ज हुए और आरोप तो लंबे समय से लगे। कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, खनन का काम भी करते थे, ठेकेदारी भी करते थे गायत्री भाई। अब वही खनन के मंत्री हैं आपके सूबे के, महेंद्र सिंह जी, ठीक है ना? अब वही तो हम जान गए कि अवैध खनन को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। इतनी ज्यादा गंभीर तो कोई सरकार नहीं रही कि अवैध खनन करने वाले को ही विभाग दे दिया हो। तुम ही संभालो, तुम गंभीरता का अंदाज तो हमको लग गया कितनी गंभीर है। इसलिए ये एक्सीडेंट तो होंगे, अभी और भी होंगे। और ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं। मुलायम सिंह जी एक नजीर तय करके गए थे, अखिलेश जी ने उसी का पालन किया। नाम बदल गया, इस लड़की का नाम दुर्गा नागपाल है, उसका नाम निवेदिता शुक्ला था। ठीक है महेंद्र सिंह जी, जो सवाल मैंने अविनाश भाई से पूछा वही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आता हूं। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप इस पर बोलेंगे। क्या यह पूरा का पूरा मामला चूंकि एक मजहब विशेष से जुड़ा है, जिस मजहब विशेष के लोगों को खुश करने के लिए मुलायम सिंह जी की पार्टी और अखिलेश जी की सरकार लगातार एक मैसेज ट्रेवल कराती है डाउन द लाइन, भले ही अदालतों से सरकार को लताड़ फटकार डांट पड़ जाए कि हम मुकदमे वापस ले लेंगे जी, हम संदिग्ध आतंकवादियों की मौत पर भी उनको मुआवजा देने जाएंगे जी,
क्या ये कोशिश भी उसी मजहब विशेष के तुष्टीकरण की एक कोशिश के तौर पर देखी जा रही है? महेंद्र जी। अतुल जी, उत्तर प्रदेश में स्थिति बन गई है, अखिलेश पूरी तरीके से हताश और निराश हैं और एक तुष्टीकरण के सिवा इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कहीं पर तो इस जाति के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं, तुष्टीकरण के आधार पर डीजीपी से लेकर के सबके ऊपर मुकदमे लिखाए जाते हैं और उसी आधार पर कार्रवाई करके एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है, देख चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि मुखौटा लगा करके ये सामने आए थे, अब इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। इन्होंने जब साइकिल चलाना प्रारंभ किया था और तब इन्होंने जो बात कही थी और आज उस बात में कितना अंतर है। सरकार में आते ही मायावती को जेल भेजने की बात इन्होंने कही, जांच कराने की बात कही, लेकिन उस समय के जितने भी अपराधी थे, जितने भ्रष्टाचारी थे, उनको सबको इन्होंने ठेके पट्टे देने शुरू किए। अरे अपनी पार्टी में ले लिया, बाबू सिंह कुशवाहा के परिवार वालों को अपनी पार्टी में ले लिया। जिस दिन पार्टी में लिया उसके 2 दिन बाद गाजियाबाद की डासना जेल से निकालकर पीजीआई में भर्ती कर दिया, क्योंकि उनके दिल में दर्द था। हाई कोर्ट की डांट पड़ी, सीबीआई की डांट पड़ी, विशेष कोर्ट की, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तुष्टीकरण का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 22 दंगे साल भर के अंदर हो गए और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। गुंडों का, माफियाओं का, खनन माफियाओं का और भ्रष्टाचारियों का और सरकार का एक गठजोड़ उत्तर प्रदेश में तैयार हो गया है, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। अधिकारी बेहाल हैं, कोई काम नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, 22 दंगों की आप बात कर रहे हैं। जो मेरी आधिकारिक जानकारी है उसमें राज्य सरकार ने 27 दंगे मांगने हैं और जो दंगे जो रिकॉर्ड नहीं हुए उनकी संख्या 34 से लेकर 37 तक है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। ठीक कह रहे हैं तुझे, आप ठीक कह रहे हैं। अविनाश, ठीक है, अविनाश दीक्षित जी, फाइनल कमेंट, ये सूरत-ए-हाल के सुधरे कैसे? 1 मिनट आपके पास वक्त है। ये सूरत-ए-हाल एक ही तरीके से सुधर सकता है, वो ये है कि मुख्यमंत्री जी जिस वादे के साथ में, जिस स्लोगन के साथ में सत्ता में आए थे उसको निभाएं और अपने पार्टी में क्रिमिनलाइज जो धनबल और जो क्रिमिनल जो उन्होंने भर लिए हैं उनको दूर करें। शासन को जनता के लिए चलाएं, अपने और अपनी पार्टी के लिए ना चलाएं, अपने तंत्र के लिए ना चलाएं। ठीक है, उनको जनता की बाबा हरदेव सिंह साहब कोई सुझाव देना चाहें सिवाय इसके कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत महान है? नहीं, मैं ब्यूरोक्रेट्स को कोई महान नहीं कहता हूं। और ब्यूरोक्रेसी को मैंने पहले ही कहा है कि अगर ये सुधर जाए, आईएएस, आईपीएस, पीपीएस और पीसीएस, ये 4 संवर्ग अगर सुधर जाए तो 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार का सफाया 80% हो सकता है। ये मेरी मान्यता है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे हरदेव जी? वो नहीं सुधर रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। और अब जो मेरा संदेश है कि पहले भी कहा कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जब तक ईमानदार नहीं आएगा, एक अदद ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री बैठ जाएगा और अपने मंत्रियों पर लगाम कसेगा और जो ये गलत तरीके से जो अच्छे अधिकारी हैं काम करते हैं उनको दंडित किया जाता है, वो जब समाप्त कर दिया जाएगा, गलत पर अंकुश लगेगा, तब सुशासन स्थापित होगा, जिसके लिए चिल्लाहट। भाई साहब, आप तो राम राज्य का राम राज्य का देशी संस्करण बता रहे हैं आप। ये मुझे लगता है कि कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, मुझे नहीं पता। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी, अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी, बस अमिताभ जी प्लीज। देखिए हरदेव जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत सैद्धांतिक और आदर्शवादी किस्म की, व्यवहारिक किस्म की है। वो इस लोक में तो कम से कम नॉन प्रैक्टिकल। एक चीज समझनी होगी, सरकार बनाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आगे कह रहा हूं, सरकार बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ठीक बात। बनाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, अच्छी बात, लेकिन बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। हाँ। वहां गीता रामायण पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अभी भी नब्ज तक कोई नहीं गया। हरदेव जी ने भी बात कही, उनकी अपनी ख्याति अच्छी रही व्यक्तिगत, लेकिन नब्ज तक हाथ नहीं रखा। न महेंद्र सिंह से उम्मीद करता था कि वो वहां तक जाएंगे, नहीं गए। जब आप चुनाव में मदद लेंगे, मैं एक मोहल्ले का माफिया हूं, तेल चोरी करता हूं, मिट्टी का तेल ब्लैक में बेचता हूं, और आप महेंद्र सिंह जी के चुनाव में मैं वोट अरेंज करूंगा, बूथ कैप्चर करूंगा, तो जब ये विधायक चुन जाएंगे तो मैं पहली फुर्सत में इनके पास जाऊंगा और कहूंगा इस मोहल्ले का कलेक्टर, कप्तान, सब कुछ मैं खुद मुख्तार में मेरे नाम रजिस्ट्री करो, बेनामा करो भाई मोहल्ले का।
हाँ। तब आप किस मुंह से बैनामा नहीं करेंगे? मुझे वो मुंह बता दीजिए कि इस मुंह से नहीं करूंगा बैनामा। मैंने अच्छे अच्छे नेताओं को देख लिया। ठीक कह रहे हैं आप। एक बड़े नेता है, उनके पिताजी एक बार चुनाव लड़े लोकसभा का। दीक्षित जी मुस्कुराएंगे, वो समझ जाएंगे मैं कहां कह रहा हूं। चुनाव में तो वैसे जैसे चुनाव सब जीतते हैं वैसे वो भी जीते। इंदिरा जी की मृत्यु का समय था, सारे जीत गए तो वो भी जीत गए। उस वक्त तो भाई बिजली के खंभे पर भी कांग्रेस लिख दिया तो जीत गई। तो उन्होंने वोट जब मांगा तो ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख सबसे यही कहा कि भैया जो बताओगे सो करेंगे। जब वो चुन के आगे केंद्र में मंत्री हो गए राजीव जी की सरकार में, तो वो आए जब वहां अपनी कंस्टिट्यूंसी, तो मैं भी वहां था किसी संयोग से। तो जब लोग आए कोई बंदूक का लाइसेंस मांगने, कोई भ्रष्टाचार का लाइसेंस मांगने, तो उन्होंने कहा भाई जनहित की बात करो, व्यापक परिदृश्य में कोई काम हो तो बताना। तो जनता ने अगली बार उनको हरा दिया। बोले भाई साहब गोली मैंने खाई और आप मुझको गांधी जी का पाठ पढ़ा रहे हैं। ईमानदारी वहां से शुरू होगी। ठीक कह रहे हैं आप। जब अपराधी की बंदूक का इस्तेमाल अपनी चुनाव में करेंगे तो उसके बाद वो उस बंदूक का को लॉकर में तो रख नहीं आएगा आपके जीतने के बाद। भाई अखिलेश जी से पूरे प्रदेश के असामाजिक तत्वों की कोई हार्दिक आत्मीयता नहीं ना, ये तो जरूरत का रिश्ता है, एक समझौता है। मैं आपकी मदद करूं, आप मेरी मदद करो। और एक नई जानकारी दे दूं, सिपाही नहीं बदला, सिपाही से बदला ले लिया सरकार ने, होमगार्ड से बदला ले लिया बसपा के समय के। लेकिन एक अच्छी जानकारी दूं, बुंदेलखंड में जो खनन माफिया थे मायावती जी के समय के, नाम नहीं लूंगा, वैसे मैं नाम भी ले सकता हूं, कुछ नाम नोट करके लाया था कि भूल न जाऊं। वो सारे लोग सपा में शिफ्ट हो गए। सपा में मतलब सदस्यता नहीं ली, वो सारे लोग इस शासन में विधिवत खनन संरक्षण में जिसे जारी रखने, कार के झंडे बदल गए। कल मुझे किसी ने बताया, मैं चौंक गया। हाँ। बुंदेलखंड का एक जिला है, वहां के अध्यक्ष उस सत्तारूढ़ पार्टी के एक साल पहले वो साइकिल पर चला करते थे। बाबा साहब आज फॉर्च्यूनर गाड़ी पर चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी पर। कहां से आया? कोई इनकम टैक्स तो दिया ना, कहां से आया? यहां से गंदगी पैदा होती है और ऐसी कोई व्यवस्था सुधर नहीं सकती जिसमें चुनाव में आप गुंडे मवालियों का इस्तेमाल करें और बाद में उनसे कहें कि अब आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ो और मुझे सरकार का लाभ भोगने दो। ऐसा नहीं होगा जी। आप लाभ लेंगे तो लाभ देना होगा, और लाभ देना होगा तो इस ढंग की जो बच्चियां हैं, दुर्गा जैसी और निवेदिता शुक्ला जैसी, कोई मुलायम सिंह जी के हाथों शहीद होगी, कोई किसी दूसरे के हाथों शहीद होगी। ठीक बात है। यहां मूल पर प्रहार करना होगा, मूल पर प्रहार करना जी, मूल पर प्रहार करना होगा। लेकिन क्या अखिलेश जी की सरकार और खुद उनमें, इस व्यवस्था में इतना दम है कि इस मूल पर प्रहार करे, ईमानदारी से बात करे? वो दम मुझे नजर अभी नहीं आता। आगे आने वाले वक्त में अगर वो दम दिखे तो मैं शुभकामनाएं उस दम के दिखने के लिए प्रेषित करूंगा। लेकिन वो दम मुझे नजर नहीं आता, वो दर्द भी मुझे नजर नहीं आता। और वो कहा भी गया है ना कि मैं दर्द हूं इसीलिए बार बार उठता हूं, मैं दर्द हूं इसीलिए बार बार उठता हूं। घर में जख्म होता तो जाने कब का भर गया होता। दिक्कत इस जगह पर है, अगर एक बार ऐसे हादसे होते, 2 बार ऐसा हादसा हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं। ये दर्द है, इसको कुरेदा जा रहा है, नासूर बनाया जा रहा है। यह समस्या है इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी।